बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्यूएम। आज आप लोगों के साथ हल्का सा सरप्राइज़ हो गया। काउंटिंग की क्लास के टाइम पे क्यूएम की क्लास हो रही है, तो लेट्स कंटिन्यू। कल हमने क्या किया था? कल हमने चैप्टर 7 न सिर्फ स्टार्ट किया था बल्कि एंड भी कर दिया था। और आज हमारा टारगेट ये है कि हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे और चैप्टर 8 थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 7 में हमने यूनिट 1 में पढ़ा था डाटा क्या होता है, डाटा की टाइप्स क्या होती हैं। यूनिट 2 में हमने देखा था, भला क्या देखा था? यूनिट 2 में हमने देखा था कि आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है उसे अरेंज किस तरह करते हैं। और यूनिट 3 में हमने पढ़ा था कि उस अरेंज डाटा को टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, खूबसूरत फॉर्म में किस तरह करते हैं। क्लास ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद मेरे पास एक फरमाइश आई थी कि स्टेम एंड लीफ प्लॉट बिल्कुल नहीं समझ आया। कोई मसला नहीं, दोबारा देख लेते हैं। वापस जाते हैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट पे। वंस अगेन डाटा को ग्राफिकली दिखाने की एक तरीक़ेकार है। ये चीज़ बराबर है किस चीज़ के? वापस जाएं, वापस जाएं, वापस जाएं, बहुत ज़्यादा वापस जाएं। तो ये टेबल है 481 से शुरू होता है, 594 पे ख़त्म होता है। आपके सामने ये लिखा हुआ है कि कितने किलोमीटर को बंदा चला और सामने ये लिखा है कि कितनी दफ़ा वो इतना चला। आगे चलें उसी स्टेम एंड लीफ प्लॉट पे। यही डाटा आपको किसी दूसरी फॉर्म में, अजीबोगरीब फॉर्म में दिखाया हुआ है। इससे पढ़ने का तरीक़ेकार क्या होता है? 48, इसके साथ ऊपर हिंट भी दिया हुआ है, यूनिट इज इक्वल टू 10। ये 10 के बराबर है, यानी कि 480 है, ये 490 है, ये 500 है। और अब इन दोनों को मिला के किस तरह पढ़ेंगे? 48 यानी कि 480 प्लस 1, ये 481 है, ये 482 है, ये 486 है। इसी तरह आप चलते चले जाएं तो ये 590 है, और इससे आप मिला के पढ़ें तो ये 590 प्लस 0 590 है, और ये 59 और 4 मिला के 594 है। तो ये बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, इसमें कुछ समझने वाला, परेशानी वाली बात नहीं है, जस्ट तरीका है किस चीज़ को आपको दिखाने का। तो ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट था, इसे बनाने का तरीक़ेकार ये था, इसे पढ़ने का तरीक़ेकार ये था। वापस चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। किसी और का कोई सवाल? नो सर। किसी और का कोई सवाल इन भाई के अलावा? अच्छा, आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ले जी, चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 प्राइमरी डाटा कैन बी कलेक्टेड। अच्छा, जो हमारे लोग नए हैं उन्हें मैं दोबारा बता दूं, मतलब उन्हें तो मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ, बाकी जो लोग हैं उन्हें दोबारा बता दूँ। MCQs QM के सॉल्व करने के दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि भूल जाएं या MCQs के आंसर्स लिखें, ABCD लिखा है आपके पास, आप जो स्टेटमेंट है, जो सवाल है उससे पढ़ें, आपके माइंड में आइडिया आना चाहिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है, और फिर आंसर्स में उस आंसर का देखें सबसे क्लोजेस्ट। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि स्टेटमेंट जो भी लिखी है एक एक करके चारों ऑप्शंस उठाएं। हाँ भाई, ये वाला ऑप्शन इस पे लगता है कि नहीं, अच्छा लगता है, वेरी गुड, नहीं तो क्रॉस कर दो। ये वाला ऑप्शन उठा के देखें, प्राइमरी डाटा कैन बी कलेक्टेड। इस तरह मतलब दो तरीक़ेकार है, सवाल पढ़ के आंसर खुद सोचें और आंसर फिर ऑप्शन में ढूंढें, या ऑप्शंस पढ़ के एक एक करके सवाल पे लगाएं। इसकी मतलब पहला एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं पहले सवाल पे ही। पहला तरीक़ाकार हमारा क्या था? हम सवाल पढ़ के इसका आंसर खुद सोचे। तो मैंने अभी ABCD नहीं पढ़ा, मैं सोच रहा हूँ प्राइमरी डाटा कैन बी कलेक्टेड। प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट होता है? तो याद करें प्राइमरी डाटा होता क्या है। कल हमने पढ़ा था प्राइमरी डाटा वो है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा रॉ फॉर्म में होता है, लेकिन हम किसी दूसरी सोर्स से, हम खबरों से नहीं लेते, हम किसी दूसरी एंटिटी से ही लेते, तो हमारा अपना डाटा होता है। तो हमारा अपना डाटा किस फॉर्म में होगा? मतलब हमारी अपनी एक्सपेरिमेंट होगी, हमारी अपनी रिसर्च होगी, या हमारा कोई मतलब काम होगा। अब देखें इस ऑप्शंस में कहाँ कहाँ हमें अपना वो मिल रहा है। तो स्टेट बैंक कैरिंग आउट सर्वेज या न्यूज़पेपर? सी, बाय कैरिंग आउट सर्वे, हमने सर्वे किया तो हमारा प्राइमरी डाटा है। अब दूसरा तरीक़ेकार क्या था? आप एक एक करके चारों ऑप्शंस पढ़ें और फिर से स्टेटमेंट पर अप्लाई करें। फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, क्या न्यूज़पेपर से प्राइमरी डाटा कलेक्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता। न्यूज़पेपर हमारे थोड़ी हैं, हम थोड़ी न्यूज़पेपर लिखते हैं। क्या स्टेट बैंक से प्राइमरी डाटा कलेक्ट होता है? वंस अगेन नहीं, स्टेट बैंक है, हम हैं। बाय कैरिंग आउट सर्वेज, हाँ जी, ऑप्शन सी हमें सही लग रहा है। और डी, ऑल ऑफ दीज, ऐसी बात है, जब ए और बी नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव कैसा हो सकता है? हमने डी पे भी क्रॉस कर दिया, हमारा ऑप्शन आ गया सी। ये तरीक़ेकार होते हैं आपके सॉल्व करने के। आगे चलते हैं। एनी रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन वेर इट बी क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव। कुछ याद है क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव क्या होता था? भाई ने बिल्कुल सही कहा, जो चीज़ नंबरों में होती थी वो आपकी होती थी क्वालिटेटिव, जबकि जो चीज़ तारीफ में होती थी कि ये चीज़ ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, अच्छी है, बड़ी है, छोटी है, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव। तो इस किसी किस्म की रिकॉर्डिंग को आप क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस कहते हैं? नहीं कहते। क्या उसे आप डाटा कहते हैं? नहीं। क्या उसे आप ऑब्जर्वेशन कहते हैं? हाँ जी, ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, उसे ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन आपकी आ गई।
द टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जिससे स्टेटिस्टिशियन को कंसर्न होता है। स्टेटिस्टिशियन को इन सारों में से किस चीज़ से कंसर्न होता है? सैंपल से, पॉपुलेशन से, डाटा से, कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से? स्टेटिस्टिशियन को हमेशा पॉपुलेशन से कंसर्न होता है। स्टेटिस्टिशियन का मकसद ये होता है कि वो सारी पॉपुलेशन पे एक्सपेरिमेंट करे। ये अलग बात है कभी कभार पॉपुलेशन इतनी बड़ी होती है कि वो सारी पॉपुलेशन पे नहीं कर सकता, तो उसे मजबूरन हल्का फुल्का सैंपल लेना पड़ता है। लेकिन सैंपल का भी मकसद ये होता है कि वो पूरी पॉपुलेशन के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। नेक्स्ट, डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जो कि एज्यूम करता है, ऑप्शंस अभी मैंने नहीं देखे। डिस्क्रीट वेरिएबल होता क्या है? वेरी गुड, जिसमें गैप्स होते हैं। तो यहाँ जिसमें गैप्स कहाँ आते हैं? इंटीग्रल वैल्यूज में, होल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन में? तो हमें पता है फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है। एक मिनट, मार्कर भी पकड़ लेते हैं। इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब ये है आपके पास लिखा हो 4, 5, 6। फ्रैक्शनल का क्या मतलब है? आपके पास हो 4.5, 5.4.6। तो डिस्क्रीट इसमें से कौन सा होगा? जाहिर सी बात है इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, तो हमारा आंसर है ए। आगे चलते हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? तो आप लोगों को याद होगा कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट का ऑपोजिट होता है। वो होता है जहां गैप्स नहीं लगते। आपके पास 4 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। तो फिर हमारा आंसर होना चाहिए पिछले वाले को ऑपोजिट, होल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी आते हैं, होल नंबर भी आता है। नेक्स्ट, रॉ डाटा या अनप्रोसेस्ड डाटा है और ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा। हिंट मिल गया, ओरिजिनली कलेक्टेड, हमने डाटा बनाया है, वो वाला डाटा कौन सा होता है? प्राइमरी। प्रोसेस्ड और पब्लिश्ड डाटा कौन सा होता है? सेकेंडरी। नेक्स्ट, शायद ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो, इंक्वायरी फॉर्म जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन है। एक भाई को पता था लेकिन चले फिर भी। इंक्वायरी फॉर्म क्या होता है? इंक्वायरी फॉर्म में आपसे मतलब कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि हाँ भाई बताएं आपको फला चीज़ अच्छी लगी कि नहीं। डाटा कलेक्शन फॉर्म ही होता है, जैसे आपने एडमिशन के टाइम भरा होगा कि भाई आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आप रहते कहाँ हैं। क्वेश्चन एयर एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं। हाँ भाई क्या आपका नाम ये है? यस नो। क्या आप 26 साल के हैं? यस नो। तो उस वाले जो फॉर्म को आप क्वेश्चन एयर करते हैं। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ डाटा इज कॉल्ड, यहाँ पे हिंट मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ डाटा। कल हमने एक चीज़ सीखी थी, हम मैग्नीट्यूड के हवाले से अरेंज कर लेते होते थे। पहले एक डाटा आपके पास आया था, 504 लिखा होता था, फिर 560 लिखा होता था, फिर 490 लिखा होता था। उससे अगली स्टेप में जो अरेंज किया था उस स्टेप को भला हम क्या कह रहे थे? अरे। आपके पास आ गया ऑप्शन अरे जी। 7.5 वाला, अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो वाला होता है जिसमें अज्यूम की जा सकती हैं वैल्यू। तो हमने देखा था ये इंटीग्रल वैल्यूज हैं, ये हैं डिस्क्रीट। नेक्स्ट हमने देखा था फ्रैक्शनल वैल्यूज 4.5, 4.6। ये अब जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है उसमें सिर्फ ये नहीं हो सकता कि सिर्फ फ्रैक्शनल आएंगी, डिस्क्रीट नहीं आएंगी। मतलब 6 आएगा, 4.5 नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूस में दोनों चीज़ें आ सकती हैं। कॉन्टिन्यूस में 4 भी आएगा, 4.1 भी आएगा, 4.5 भी आएगा। इसलिए हमने ये नहीं, पिछले वाले को ऑपोजिट नहीं कर दिया कि कॉन्टिन्यूस में सिर्फ फ्रैक्शनल आएगा। कॉन्टिन्यूस में दोनों चीज़ें आएंगी, होल नंबर भी आएगा और फ्रैक्शन भी आएगा। हाँ भाई, आज हम अच्छे मूड में जा रहे हैं तो हमारे 9 सवाल हो भी गए। वैसे अलग बात है कि आसान है, बिल्कुल थ्योरी है, बिल्कुल ऐसे ही। और दुख की बात यह है कि थ्योरी इतनी आसान आनी भी नहीं, लेकिन खैर सिलेबस तुमने पूरा करना है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेंबलेंस और अफिनिटीज इज कॉल्ड। किसी चीज़ को अब उसकी खासियात के हवाले से अरेंज करने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन इज टू प्रेजेंट डाटा इन डेट। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या होता है? डाटा विजुअल फॉर्म में आ जाए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए, या डाटा इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में आ जाए। तो भाई इजी टू अंडरस्टैंड, डाटा समझ आना चाहिए, विजुअल फॉर्म में हो या ना हो, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में हो या ना हो। 7.12, न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, सैंपल या नन ऑफ दीज। तो स्टैटिस्टिक, किसी चीज़ के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था? बिल्कुल शुरू में ही पढ़ा था स्टैटिस्टिक, किसी चीज़ की खासियात, उसके बारे में डाटा। तो ये आपका है स्टैटिस्टिक। डैश वेरिएबल्स वो वाले होते हैं जो कि जंप्स जिनमें बीच में लगता है। अभी हमने ऑप्शन देखे नहीं, हमें जंप से ही माइंड में हिंट आ जानी चाहिए कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्लॉट। उन्होंने हमारे सामने डायग्राम बना दी। अच्छा, उसके बाद इसी डायग्राम पे उसने हमसे सवाल पूछे, हाउ मेनी स्टॉक्स आर बिटवीन 110 एंड 120। तो ज़रा डायग्राम को समझ लेते हैं, बल्कि इस साइड पे बना भी लेते हैं। किस किस्म का हमारे पास डाटा गिवन है? हमारे पास कुछ बार्स हैं,
110 से लेके 100 से लेके 110 के बीच में 2 बार्स की जगह है, 110 से लेके 120 के बीच में 2 बार्स की जगह है, मतलब ये जो एक बार है ये 5 के बराबर है। इस जहां कुछ भी नहीं लिखा ये 105 है, जबकि ये जो है ये 105 से 115 है और 115 से लेके 120 का है। तो एक दफ़ा हम मेजर खुद ही कर लेते हैं कहाँ क्या चीज़ है। तो 105 से लेके 110 तक आपके पास ये देखिए 2 के सामने आ रहा है, तो हम खुद इसका एक हल्का सा टेबल बना लेते हैं। 105 से लेके 110 के बीच में आपके पास कितनी आइटम्स हैं? 2। उसके बाद 110 से लेके 115 तक आपके पास कितने आइटम हैं? ये 6 और 4 के बीच में एक लाइन है, तो हम कह सकते हैं 5। 110 से 115। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 115 से 120, 4 है। हाँ जी 4 है। नेक्स्ट आपके पास है 120 से 125। कहाँ लाइन आपको नजर आ रही है? 120 से 125 वाली, ये जरा ऊपर है 8 के बिल्कुल सामने। एक मिनट मैं जरा खूबसूरती से इस पर देख लूँ। हाँ 8 के सामने ही है, इस पर थोड़ा सा ब्लर है। 8। 125 से 130 के बीच में कितने लोग हैं, कितने स्टॉक्स हैं? 10 सबसे बड़ा आपके पास है। उसके बाद 135 से 140 आपके पास कुछ है? वंस अगेन आपके पास ये आना चाहिए 5, 6 और 4 के बीच में। नेक्स्ट आपके पास आना चाहिए 140 से 145, 5 थे आपके पास, और फिर ये हैं 4, और आखिरी आपके पास बार है 140 से 145 वाला। नहीं ये तो हमने लिख नहीं दिया, एक 2 वाला भी है 35 से 40 वाला। एक मिनट, 35 से 40 वाला भी है, गिन लेते हैं ना। 3 4 5 6 7, यहाँ कितने हैं? 3 4 5 6 7 8, एक बीच में कोई मिस हुआ है 120 से 130। यार दोबारा से कर लो ना, एक से पहले वाला 2 है, फिर 5 है, फिर 6, फिर 5 है, फिर 4 है। 30 से 35। ओहो, यहाँ मैं अब लिख रहा हूँ 30 से 135, उसके आगे वैल्यू आनी चाहिए भला कितनी? यहाँ वाली ना, 5 है, फिर 4 है, और फिर 2 हैं। अब ये हमने बना लिया। अब हमें इस वाले ग्राफ की तरफ बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट सवालों पे आते हैं। हाउ मेनी स्टॉक्स आर बिटवीन 110 एंड 120? 110 से लेके 120 के हमारे पास कितने हैं? 5 और 4 9, तो 9 कोई ऑप्शन है? हाँ जी है। टोटल स्टॉक्स रिकॉर्डेड इन दिस हिस्टोग्राम है, इन सारों का सम निकाले जरा। 2 5 4 8 10 4 2 और 5। आवाज आई 40? क्या 40 कोई ऑप्शन है? हाँ जी है। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स? सबसे ज्यादा स्टॉक्स के किधर हैं? 120 से 25 के बीच में 10, और सबसे कम कितने हैं? 140 से 145 के बीच में 2। हमने कह दिया 10 एंड 2 कोई ऑप्शन है? हाँ जी है। डिटरमिन द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या है? 105 से लेके 110 5। हाउ मेनी स्टॉक्स आर बिटवीन 100 एंड 125? गिन लें, शुरू से शुरू हों और यहाँ तक गिनते चले जाएं। 12 12 5 17 17 2 19। 19 कोई ऑप्शन है? यस देयर इज एन ऑप्शन 19। क्या सवाल खत्म हुआ? हाँ जी हो गया। नेक्स्ट आपके पास एक और तरह का चार्ट आ गया। पहले देखते हैं चार्ट में हम बताया क्या गया है। सेल्स की बात हो रही है किसी एक कंपनी की और किसी बी कंपनी की। ब्लू वाली लाइन मींस कंपनी ए, ग्रे वाली लाइन मींस कंपनी बी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स कंपनी ए की सेल कंपनी बी की सेल से कम रही है? कितने सालों तक ब्लू वाला जो लाइन है वो नीचे है? तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आपकी लाइन नीचे रही है। क्या कोई ऑप्शन है? 4 ईयर्स। लेकिन नेक्स्ट एक ऑप्शन है जो उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है, मोर देन 4 ईयर्स बट लेस देन 5। यहां तक सेल्स आपकी कम रही है, तो 4 से ज्यादा लेकिन 5 से कम। हमारा ऑप्शन ये ज्यादा बेहतर है कि हम कहें सी, 4 से ज्यादा लेकिन 5 से कम। अगर तो यहीं पे आपकी लाइन क्रॉस कर जाती है, हम कहते हैं 4 साल, लेकिन यहां से थोड़ा सा आगे भी ऐसा पीरियड है जो कि आप जो कंपनी बी है उससे पीछे रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। सेल्स रिकॉर्डेड इन ईयर 3 फॉर कंपनी बी आर। ईयर 3 कौन सा वाला ईयर है? ईयर 3। ये रहा कंपनी बी वाली कौन सी लाइन है? ये ग्रे वाली। तो ईयर 3 में कंपनी ने 15 यूनिट सेल किए। क्या 15 कोई ऑप्शन है? हाँ जी है। टोटल सेल्स इन ईयर 5 फॉर बोथ कंपनीज। ईयर 5 ये रहा, बोथ कंपनीज 25 और 32 मिला के 57 सेल्स होनी चाहिए। क्या 57 कोई ऑप्शन है? यस।
वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सिमेट्री नहीं होती, विच लैक सिमेट्री, उसे हम क्या कहते हैं? कल हमने जो आखिरी टॉपिक पढ़ा था, स्क्यूड। नेक्स्ट, अगर किसी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन लेस है, मोड ज़्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? इसके लिए वंस अगेन मैं आपको वापस डायग्राम्स की तरफ लेके आऊँगा। ये चेक करें ज़रा, मीडियन मोड वाला क्या हिसाब किताब है। जब पॉजिटिवली स्क्यूड होती है चीज़, उसे हम कहते हैं राइट। उस केस में जो मीन है वो मीडियन से ज़्यादा है, मोड से ज़्यादा है। जबकि जो नेगेटिवली स्क्यूड होती है उसमें मीन कम है, मीडियन ज़्यादा है, मोड ज़्यादा है। मीन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। मीन राइट स्क्यूड में, पॉजिटिवली स्क्यूड में ज़्यादा है और लेफ्ट स्क्यूड में, नेगेटिवली स्क्यूड में कम है। डायग्राम ज़रा माइंड में रखिएगा। वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ। किधर गया? ये, हाँ भाई, मीन की बात हो रही थी। इफ मीन इज लेस देन मीडियन, मीन कम किधर था भला? पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। और मीन ज्यादा कहाँ था? वेरी गुड। आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा? कौन सा वाला डाटा डिस्क्रीट है? हाइट ऑफ ट्रीज, बिल्कुल भी नहीं। लेंथ ऑफ टेबल्स, बिल्कुल भी नहीं। वेट ऑफ बैग्स, बिल्कुल भी नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ जी डिस्क्रीट है। 4 स्टूडेंट्स होते हैं, 5 स्टूडेंट्स होते हैं, 4.5 स्टूडेंट्स नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस डाटा? नंबर ऑफ बुक्स, बिल्कुल भी नहीं। नंबर ऑफ चेयर्स, बिल्कुल भी नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। हाइट ऑफ ट्रीज, हाँ जी हाइट हो सकती है पॉइंट्स में। तो ये था आपका कॉन्टिन्यूस डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा? प्राइमरी वो वाला डाटा जो हमने खुद बनाया है। पब्लिश स्टैटिस्टिक्स ऑन कंज्यूमर इन द मार्केट, बिल्कुल भी नहीं। अर्लियर नोन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ द ड्रग एनालिसिस रिएक्शंस, ये वैसे हो सकता है। पब्लिश सर्वे ऑफ एन एक्सीडेंट न्यूज़पेपर, बिल्कुल भी नहीं। कंज्यूमर सर्वे रिजल्ट्स, अब इन दोनों को मैच करें। कंज्यूमर सर्वे डेफिनेटली हमने ही किया होगा, जबकि अर्लियर नोन एनालिसिस ऑफ द ड्रग रिएक्शन, पता नहीं हमने वो ड्रग रिएक्शन हमने किए थे कि नहीं। अर्लियर नोन एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो ज़्यादा सेफ ऑप्शन आपके पास डी है कि कंज्यूमर सर्वे, और कंज्यूमर सर्वे डेफिनेटली हमने ही किया होगा। इसमें से, इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी क्वालिटी अच्छे डाटा की होती है? क्या अच्छा डाटा आपको टाइम से मिलता है? हाँ जी मिलता है। क्या अच्छा डाटा रिलायबल होता है? हाँ जी होता है। क्या अच्छा डाटा क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होता है? होता है। कंसिस्टेंट होता है? हाँ जी होता है। तो इस पर हम चारों पे टिक कर देंगे कि चारों क्वालिटीज ऑफ गुड डाटा है। अब मतलब इस तरह का वंस अगेन इस तरह का आंसर आएगा नहीं आपके पास आई कैप में, लेकिन वो आपसे बताना चाह रहे हैं कि चारों ही, मतलब इसमें हमारे पास कोई ऐसा हिंट है नहीं कि किसी एक को हम टिक ना करें। अगर तो ये सवाल होता कि सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड डाटा, और यहाँ को उल्टी सीधी चीज लिख देता कि डाटा इज इनकंसिस्टेंट, तो हम उस पर टिक करते होते। लेकिन उसने पूछा है कि बताओ अच्छे की क्वालिटी क्या है, और चारों अच्छे की क्वालिटीज हैं, तो मजबूरन चारों पर ही टिक करना पड़ेगा। वैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स में मल्टीपल आंसर आते हैं, इको वगैरह में, क्यूएम में तो इतना नहीं क्योंकि एक ही सही आंसर होता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में आपको इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं और आपको वाकई एक से ज़्यादा ऑप्शन सही करने पड़ेंगे। और ख़तरनाक बात यह है कि अभी रिसेंटली इस बारे में ज़रा डिबेट हुई थी आई कैप से, और आई कैप ने बताया था कि अगर किसी एमसीक्यू के 2 सही जवाब हैं और आपने एक सही टिक किया हुआ है तो 0 नंबर। खैर, लेकिन क्यूएम में आपको मसला कम होगा, ये आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा, कितने आंसर्स आपके सही हैं। मैथ्स में आमतौर पे एक ही सही ऑप्शन होता है। खैर एनीवे, हम कहाँ थे? कौन सी क्वालिटी गुड डाटा की है। नेक्स्ट, डैश अरेंजमेंट होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, आप लोगों को पता है। अरे डैश होती है क्या? वेरियस ग्रुप्स और एक्टिविटीज़ जो फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी विच टेक्स, मतलब कल हमने एक टेबल पढ़ा था जिसमें मुख्तलिफ क्लासेस थी, उनके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी होती थी, उस टेबल को भला क्या कहते होते थे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डैश इज अ सर्कुलर ग्राफ, सर्कुलर वर्ड पढ़ के हमें याद आ गया, कल हमने गोल वाला पार्ट चार्ट पढ़ा था, पाई चार्ट। नेक्स्ट, स्टेम एंड लीफ प्लॉट, खतरनाक क्वेश्चन आ गया। खैर हमें अब ये पढ़ना आ रहा है, बताइए एक मिनट, इस पे मैंने उंगली रखी और मैंने अगली उंगली, बल्कि इस पे 7 पे और एक उंगली रखी इस पे, इन दोनों को मिला के क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह क्लास सेम पेज पे। अब हम सवाल की तरफ जा सकते हैं। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू इन द अबव? इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? आर यू श्योर? नहीं, एक मिनट, जिन भाई ने 6 का था उनकी क्या लॉजिक थी? 6 0 60 45 से कम तो नहीं होता? चलें डैश, आप इस डैश का मतलब है 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एनीवे सबसे छोटा आपके पास आंसर 45 ही है, सबसे छोटी फिगर 45 है। नेक्स्ट, ये आपको टेबल दोबारा दिया गया। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन द अबव स्टेम एंड लीफ डायग्राम? गिन लें।
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्या 17 कोई ऑप्शन है? 17 कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट वही टेबल हमें फिर दिखा के कह रहे हैं बताओ हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 99। बिल्कुल सही कहा, 9 और 9 99। आगे चलें। व्हाट आर द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द 60s? कोई भी नहीं है। 1 किसने कहा? क्या सोच के कहा? खैर एनीवे, मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं है, हम आगे चलते हैं। इन द मिड वैल्यू, इस सारों में से मिड वैल्यू कौन सी है? ओके ये सवाल वैसे अगर हम अगला चैप्टर पढ़ चुके होते तो करना ज़्यादा इजी होता है, लेकिन स्टिल हम इसे मैनुअल तरीके भी कर सकते हैं कि सबसे मिड वैल्यू कौन सी है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर हम उंगली रखते चले जाते हैं और पीछे आते हैं। सबसे एक्सट्रीम वैल्यू ये है, फिर उससे अगली वैल्यू ये, 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 यार इस तरह। खैर एनीवे सब टोटल गिन लेते हैं, टोटल वैल्यूज़ हैं कितनी? 1 2 3 4 5 6 17 3 17। मैं आपको बी से फॉर्मूला बताता हूँ, वैसे हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। 17 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। 9th फिगर जो है वो आपकी मिड में होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 50 क्या कोई ऑप्शन है मिड वैल्यू का? हाँ जी है। बाकी और ये चीज़ आपका हम आज इसके बाद पढ़ होंगे, मिड वैल्यू निकालने का तरीक़ेकार। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन द अबव? x की क्या हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? तो 99 ही हो सकता है। 99 से हम एक लेवल ऊपर नहीं जा सकते, वरना हमें या एक और कॉलम रो बनानी पड़ती है जिसके आगे लिखा होता है 10। तो 99 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनमें से कौन कौन सी बात ठीक है? मल्टीपल बार चार्ट शो कंपोनेंट करता है सेपरेट बार्स एडजॉइनिंग ईच अदर। तो कल हमने मल्टीपल बार चार्ट देखा था, उसमें मल्टीपल वो होते थे, एक बड़ा होता था पूरी पॉपुलेशन का, फिर 2 छोटे होते थे, एक मेल का एक फीमेल का। तो क्या मल्टीपल बार चार्ट ऐसा ही होता है? किसी को नहीं याद? हाँ जी ऐसा ही होता है। कंपोनेंट बार चार्ट किस तरह का होता था? कंपोनेंट बार चार्ट इस तरह का होता था कि एक ही लाइन होती थी, बीच में 2 टुकड़े होते थे, ये मेल्स हैं ये फीमेल्स हैं। कंपोनेंट बार चार्ट इज सिमिलर टू अ बार चार्ट बट सब डिवाइडेड टू कंपोनेंट पार्ट्स। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। एक परसेंटेज बार चार्ट कैसा होता था? बिल्कुल ऐसे ही होता था, लेकिन यह नंबर के बजाय परसेंटेज की बात हो रही थी। तो क्या ये सही लिखा है? हाँ जी सही लिखा है। डी, हिस्टोग्राम इज अ सर्कुलर चार्ट दैट डिस्प्लेज, एक मिनट, सर्कुलर चार्ट तो पाई चार्ट नहीं होता, तो हिस्टोग्राम वैसा नहीं होता। तो आपकी पहली 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, चौथी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, फ्रॉम द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आइडेंटिफाई द हाईएस्ट वैल्यू। इससे पहले कि हम सवाल की तरफ सोचें, हम एक दफ़ा फिर ये देख लेते हैं बॉक्स एंड विस्कर चार्ट क्या होता था। हम कुछ लाइनें लगाते होते थे, पहले सबसे बड़ी वैल्यू पे, सबसे छोटी वैल्यू पे, फिर मीडियन पे जो कि होती है मिड वाली वैल्यू, और फिर 2 लाइन्स लगती थी क्वार्टाइल पे और सेकेंड और थर्ड क्वार्टाइल पे। तो ये हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। उसने हमसे पूछा था हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो हाईएस्ट वैल्यू सबसे आगे वाली जो लाइन होगी। लेकिन एक मिनट, इस लाइंस का क्या मतलब है? तो 9 से लेके 90 से लेके 100 के बीच में कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि ये 92 है, ये 94 है, 96 है, 98 है, 100 है। तो कीपिंग दिस इन माइंड, क्या ये 101 है या 102 है? 102 है। हमारे पास ऑप्शन भी 102 ही है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 80 से थोड़ा सा कम, 78। From the following box and whisker plot, identify the lower quartile value. 88 और 86 बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मीडियन वैल्यू, सबसे मिडिल वाला लाइन। तो 86 वाला क्या है? नहीं, 88 कोई ऑप्शन भी है? हाँ जी है। 7.37 वो वाली कौन सी डायग्राम होती है जब हमारे पास फॉलोइंग डेटास गिवन हो? अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू। तो अभी हमने देखा था ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में नजर आ रही हैं, तो हमने कहा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर अ पाई चार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पाई चार्ट वाला, वो आज काम आ गया। हाँ भाई, क्या तरीके का आता है? एक्स डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 360 डिग्रीज। और डेटा हमारा क्या है? वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द एंगल कवर्ड बाय लेबर कॉस्ट ऑन पाई चार्ट। लेबर कॉस्ट कितनी है? आपका एक्स कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 20 + 15 35, 35 5 40 इनटू 360 निकाल लें।
हाँ भाई, किसी और का कैलकुलेटर भी ये आंसर निकाल रहा है? जो लोग इस तरह बैठे हैं वो काइंडली एटलीस्ट कैलकुलेटर तो निकाल लें। चलें जी, 135 ये था। स्टॉक्स आर बिटवीन 110 एंड 120। 110 से लेके 120 के हमारे पास कितने हैं? 5 और 4 9। तो 9 कोई ऑप्शन है? हाँ जी है। टोटल स्टॉक्स रिकॉर्डेड इन दिस हिस्टोग्राम है, इन सारों का सम निकाले जरा। 2 5 4 8 10 4 2 और 5। आवाज आई 40। क्या 40 कोई ऑप्शन है? हाँ जी है। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स? सबसे ज्यादा स्टॉक्स के किधर हैं? 120 से 25 के बीच में 10, और सबसे कम कितने हैं? 140 से 145 के बीच में 2। हमने कह दिया 10 एंड 2। कोई ऑप्शन है? हाँ जी है। डिटरमिन द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या है? 105 से लेके 110 5। हाउ मेनी स्टॉक्स आर बिटवीन 100 एंड 125? गिन लें, शुरू से शुरू हों और यहाँ तक गिनते चले जाएं। 12 12 5 17 17 2 19। 19 कोई ऑप्शन है? यस, देयर इज एन ऑप्शन 19। क्या सवाल खत्म हुआ? हाँ जी हो गया। नेक्स्ट आपके पास एक और तरह का चार्ट आ गया। पहले देखते हैं चार्ट में हम बताया क्या गया है। सेल्स की बात हो रही है किसी एक कंपनी की और किसी बी कंपनी की। ब्लू वाली लाइन मींस कंपनी ए, ग्रे वाली लाइन मींस कंपनी बी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स कंपनी ए की सेल कंपनी बी की सेल से कम रही है? कितने सालों तक ब्लू वाला जो लाइन है वो नीचे है? तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आपकी लाइन नीचे रही है। क्या कोई ऑप्शन है? 4 ईयर्स। लेकिन नेक्स्ट एक ऑप्शन है जो उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है, मोर देन 4 ईयर्स बट लेस देन 5। यहां तक सेल्स आपकी कम रही है, तो 4 से ज्यादा लेकिन 5 से कम। हमारा ऑप्शन ये ज्यादा बेहतर है कि हम कहें सी, 4 से ज्यादा लेकिन 5 से कम। अगर तो यहीं पे आपकी लाइन क्रॉस कर जाती है, हम कहते हैं 4 साल, लेकिन यहां से थोड़ा सा आगे भी ऐसा पीरियड है जो कि आप जो कंपनी बी है उससे पीछे रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। सेल्स रिकॉर्डेड इन ईयर 3 फॉर कंपनी बी आर। ईयर 3 कौन सा वाला ईयर है? ईयर 3। ये रहा कंपनी बी वाली कौन सी लाइन है? ये ग्रे वाली। तो ईयर 3 में कंपनी ने 15 यूनिट सेल किए। क्या 15 कोई ऑप्शन है? हाँ जी है। टोटल सेल्स इन ईयर 5 फॉर बोथ कंपनीज। ईयर 5 ये रहा बोथ कंपनीज, 25 और 32 मिला के 57 सेल्स होनी चाहिए। क्या 57 कोई ऑप्शन है? यस। वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सिमेट्री नहीं होती, विच लैक सिमेट्री, उसे हम क्या कहते हैं? कल हमने जो आखिरी टॉपिक पढ़ा था, स्क्यूड। नेक्स्ट, अगर किसी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन लेस है, मोड ज्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? इसके लिए वंस अगेन मैं आपको वापस डायग्राम्स की तरफ लेके आऊंगा। ये चेक करें जरा, मीडियन मोड वाला क्या हिसाब किताब है? जब पॉजिटिवली स्क्यूड होती है चीज, उसे हम कहते हैं राइट। उस केस में जो मीन है वो मीडियन से ज्यादा है, मोड से ज्यादा है। जबकि जो नेगेटिवली स्क्यूड होती है उसमें मीन कम है, मीडियन ज्यादा है, मोड ज्यादा है। मीन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। मीन राइट स्क्यूड में, पॉजिटिवली स्क्यूड में ज्यादा है और लेफ्ट स्क्यूड में, नेगेटिवली स्क्यूड में कम है। डायग्राम जरा माइंड में रखिएगा। वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ। किधर गया? ये हाँ भाई, मीन की बात हो रही थी। इफ मीन इज लेस देन मीडियन, मीन कम किधर था भला? पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। और मीन ज्यादा कहाँ था? वेरी गुड। आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा? कौन सा वाला डाटा डिस्क्रीट है? हाइट ऑफ ट्रीज? बिल्कुल भी नहीं। लेंथ ऑफ टेबल्स? बिल्कुल भी नहीं। वेट ऑफ बैग्स? बिल्कुल भी नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? हाँ जी डिस्क्रीट है। 4 स्टूडेंट्स होते हैं, 5 स्टूडेंट्स होते हैं, 4.5 स्टूडेंट्स नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस डाटा? नंबर ऑफ बुक्स? बिल्कुल भी नहीं। नंबर ऑफ चेयर्स? बिल्कुल भी नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? बिल्कुल भी नहीं। हाइट ऑफ ट्रीज? हाँ जी हाइट हो सकती है पॉइंट्स में। तो ये था आपका कॉन्टिन्यूस डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा? प्राइमरी वो वाला डाटा जो हमने खुद बनाया है। पब्लिश स्टेटिस्टिक्स ऑन कंज्यूमर इन द मार्केट? बिल्कुल भी नहीं। अर्लियर नोन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ द ड्रग एनालिसिस रिएक्शंस? ये वैसे हो सकता है। पब्लिश सर्वे ऑफ एन एक्सीडेंट न्यूज़पेपर? बिल्कुल भी नहीं। कंज्यूमर सर्वे रिजल्ट्स? अब इन दोनों को मैच करें। कंज्यूमर सर्वे डेफिनेटली हमने ही किया होगा, जबकि अर्लियर नोन एनालिसिस ऑफ द ड्रग रिएक्शन पता नहीं हमने वो ड्रग रिएक्शन हमने किए थे कि नहीं। अर्लियर नोन एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो ज़्यादा सेफ ऑप्शन आपके पास डी है कि कंज्यूमर सर्वे, और कंज्यूमर सर्वे डेफिनेटली हमने ही किया होगा। इसमें से इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी क्वालिटी अच्छे डाटा की होती है? क्या अच्छा डाटा आपको टाइम से मिलता है? हाँ जी मिलता है। क्या अच्छा डाटा रिलायबल होता है? हाँ जी होता है। क्या अच्छा डाटा क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होता है? होता है। कंसिस्टेंट होता है? हाँ जी होता है। तो इस पे हम चारों पे टिक कर देंगे कि चारों क्वालिटीज ऑफ गुड डाटा है।
अब मतलब इस तरह का वंस अगेन इस तरह का आंसर आएगा नहीं आपके पास आई कैप में, लेकिन वो आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि चारों ही, मतलब इसमें हमारे पास कोई ऐसा हिंट है नहीं कि किसी एक को हम टिक ना करें। अगर तो ये सवाल होता कि सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड डाटा, और यहाँ को उल्टी सीधी चीज लिख देता कि डाटा इज इनकंसिस्टेंट, तो हम उस पर टिक करते होते। लेकिन उसने पूछा है कि बताओ अच्छे की क्वालिटी क्या है, और चारों अच्छे की क्वालिटीज हैं, तो मजबूरन चारों पर ही टिक करना पड़ेगा। वैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स में मल्टीपल आंसर आते हैं, इको वगैरह में, क्यूएम में तो इतना नहीं क्योंकि एक ही सही आंसर होता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में आपको इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं और आपको वाकई एक से ज़्यादा ऑप्शन सही करने पड़ेंगे। और ख़तरनाक बात यह कि अभी रिसेंटली इस बारे में ज़रा डिबेट हुई थी आई कैप से, और आई कैप ने बताया था कि अगर किसी एमसीक्यू के 2 सही जवाब हैं और आपने एक सही टिक किया हुआ है तो 0 नंबर। खैर, लेकिन क्यूएम में आपको मसला कम होगा, ये आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कितने आंसर्स आपके सही हैं। मैथ्स में आमतौर पे एक ही सही ऑप्शन होता है। खैर एनीवे, हम कहाँ थे, कौन सी क्वालिटी गुड डाटा की है। नेक्स्ट, डैश अरेंजमेंट होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, आप लोगों को पता है। अरे डैश होती है क्या, वेरियस ग्रुप्स और एक्टिविटीज़ जो फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी विच टेक्स, मतलब कल हमने एक टेबल पढ़ा था जिसमें मुख्तलिफ क्लासेस थी, उनके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी होती थी, उस टेबल को भला क्या कहते होते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डैश इज अ सर्कुलर ग्राफ, सर्कुलर वर्ड पढ़ के हमें याद आ गया, कल हमने गोल वाला पार्ट चार्ट पढ़ा था, पाई चार्ट। नेक्स्ट, स्टेम एंड लीफ प्लॉट, खतरनाक क्वेश्चन आ गया। खैर हमें अब ये पढ़ना आ रहा है, बताएं ये 4, एक मिनट, इस पे मैंने उंगली रखी और मैंने अगली बल्कि इस पे 7 पे और एक उंगली रखी इस पे, इन दोनों को मिला के क्या पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह क्लास सेम पेज पे। अब हम सवाल की तरफ जा सकते हैं। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू इन द अबव, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, आर यू श्योर? नहीं, एक मिनट, जिन भाई ने 6 का था उनकी क्या लॉजिक थी, 6 0 60 45 से कम तो नहीं होता। चलें डैश, आप इस डैश का मतलब है 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एनीवे सबसे छोटा आपके पास आंसर 45 ही है, सबसे छोटी फिगर 45 है। नेक्स्ट, ये आपको टेबल दोबारा दिया गया, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन द अबव स्टेम एंड लीफ डायग्राम, गिन लें। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या 17 कोई ऑप्शन है, 17 कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट, वही टेबल हमें फिर दिखा के कह रहे हैं बताओ हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 99। बिल्कुल सही कहा, 9 और 9 99। आगे चलें, व्हाट आर द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द 60s, कोई भी नहीं है, 1 किसने कहा, क्या सोच के कहा। खैर एनीवे, मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं है, हम आगे चलते हैं। इन द मिड वैल्यू, इस सारों में से मिड वैल्यू कौन सी है। ओके, ये सवाल वैसे अगर हम अगला चैप्टर पढ़ चुके होते तो करना ज़्यादा इजी होता है, लेकिन स्टिल हम इसे मैनुअल तरीके भी कर सकते हैं कि सबसे मिड वैल्यू कौन सी है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर हम उंगली रखते चले जाते हैं और पीछे आते हैं, सबसे एक्सट्रीम वैल्यू ये है, फिर उससे अगली वैल्यू ये, 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 यार इस तरह। खैर एनीवे, सब टोटल गिन लेते हैं, टोटल वैल्यूज हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 17 3 17। मैं आपको अभी से फॉर्मूला बताता हूँ, वैसे हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। 17 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। 9th फिगर जो है वो आपकी मिड में होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 50 50 क्या कोई ऑप्शन है मिड वैल्यू का? हाँ जी है। बाकी और ये चीज़ आपका हम आज इसके बाद पढ़ होंगे, मिड वैल्यू निकालने का तरीक़ेकार। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन द अबव, x की क्या हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? तो 99 ही हो सकता है, 99 से हम एक लेवल ऊपर नहीं जा सकते, वरना हमें या एक और कॉलम रो बनानी पड़ती है जिसके आगे लिखा होता है 10, तो 99 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन कौन सी बात ठीक है? मल्टीपल बार चार्ट शो कंपोनेंट करता है सेपरेट बार्स एडजॉइनिंग ईच अदर। तो कल हमने मल्टीपल बार चार्ट देखा था, उसमें मल्टीपल वो होते थे, एक बड़ा होता था पूरी पॉपुलेशन का, फिर 2 छोटे होते थे, एक मेल का एक फीमेल का। तो क्या मल्टीपल बार चार्ट ऐसा ही होता है? किसी को नहीं याद? हाँ जी, ऐसा ही होता है। कंपोनेंट बार चार्ट किस तरह का होता था? कंपोनेंट बार चार्ट इस तरह का होता था कि एक ही लाइन होती थी, बीच में 2 टुकड़े होते थे, ये मेल्स हैं ये फीमेल्स हैं। कंपोनेंट बार चार्ट इज सिमिलर टू अ बार चार्ट बट सब डिवाइडेड टू कंपोनेंट पार्ट्स। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। एक परसेंटेज बार चार्ट कैसा होता था? बिल्कुल ऐसे ही होता था, लेकिन यहाँ नंबर की बजाय परसेंटेज की बात हो रही थी। तो क्या ये सही लिखा है? हाँ जी, सही लिखा है। डी,
हिस्टोग्राम इज अ सर्कुलर चार्ट दैट डिस्प्लेज, एक मिनट, सर्कुलर चार्ट तो पाई चार्ट नहीं होता, तो हिस्टोग्राम वैसा नहीं होता, तो आपकी पहली 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, चौथी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, फ्रॉम द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आइडेंटिफाई द हाईएस्ट वैल्यू। इससे पहले कि हम सवाल की तरफ सोचें, हम एक दफ़ा फिर ये देख लेते हैं बॉक्स एंड विस्कर चार्ट क्या होता था। हम कुछ लाइनें लगाते होते थे, पहले सबसे बड़ी वैल्यू पे, सबसे छोटी वैल्यू पे, फिर मीडियन पे जो कि होती है मिड वाली वैल्यू, और फिर 2 लाइंस लगती थी क्वार्टाइल पे और सेकंड और थर्ड क्वार्टाइल पे। तो ये हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। उसने हमसे पूछा था हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो हाईएस्ट वैल्यू सबसे आगे वाली जो लाइन होगी। लेकिन एक मिनट, इस लाइंस का क्या मतलब है? तो 90 से लेके 100 के बीच में कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि ये 92 है, ये 94 है, 96 है, 98 है, 100 है। तो कीपिंग दिस इन माइंड, क्या ये 101 है या 102 है? 102 है, हमारे पास ऑप्शन भी 102 ही है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 80 से थोड़ा सा कम, 78। फ्रॉम द फॉलोइंग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आइडेंटिफाई द लोअर क्वार्टाइल वैल्यू। 88 और 86 बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मीडियन वैल्यू, सबसे मिडिल वाला लाइन। तो 86 वाला क्या है? नहीं, 88 कोई ऑप्शन भी है? हाँ जी है। 7.37 वो वाली कौन सी डायग्राम होती है जब हमारे पास फॉलोइंग डेटा गिवन हो, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू। तो अभी हमने देखा था ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में नजर आ रही हैं, तो हमने कहा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर अ पाई चार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पाई चार्ट वाला, वो आज काम आ गया। हाँ भाई, क्या तरीके का आता है? x डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 360 डिग्रीज। और डेटा हमारा क्या है, वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द एंगल कवर्ड बाय लेबर कॉस्ट ऑन पाई चार्ट। लेबर कॉस्ट कितनी है आपका? x कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 20 + 15 35, 35 5 40 इनटू 360 निकाल लें। हाँ भाई, किसी और का कैलकुलेटर भी आंसर निकाल रहा है? जो लोग इस तरह बैठे हैं वो काइंडली एटलीस्ट कैलकुलेटर तो निकाल लें। चलें जी, 135 ये था हमारा चैप्टर 7, जो कि हमने आधे घंटे में सारे इसके सवाल कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, पहला प्रॉपर चैप्टर जहाँ आपको वाकई पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 7 तो मजाक था, आपने डायग्राम्स वगैरह देखी। अब सही क्यों शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में भी पढ़ेंगे। बुक आपको ये नज़र आ रही है? जब यार सिलेबस ख़त्म करना है, इसमें अब कोई वो नहीं है। एनीवे, चैप्टर 8 स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिकल मेजर का क्या मतलब है? हम डाटा के ऊपर फाइनली हमने कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। हमने डाटा को अरेंज करना सीख लिया था, हमने डाटा को दिखाना सीख लिया था, लेकिन हमने डाटा को एनालाइज करना सीखना है। डाटा में मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ तरह के फॉर्मूलाज लगाने हैं, डाटास को एनालाइज करना है कि इस डाटा का मिड पॉइंट किधर होता है, इस डाटा का एवरेज किधर है। ये सब कुछ करना हम सीखेंगे डाटा के साथ इंशाल्लाह इस चैप्टर में। यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि डाटा आमतौर पे किस जगह, किस एरिया पे एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब कहाँ डाटा ज़्यादा है। जैसे कि कल हमने एक एग्जांपल ली थी कि किसी टेस्ट की बात हो रही है, तो आमतौर पे टेस्ट में क्या स्कोर होता है? एक बंदा 0 मार्क्स लेके बैठा होता है, 2-4 लोगों के 2 मार्क्स होते हैं, 4 मार्क्स होते हैं, फिर ज़्यादातर आवाम पढ़ने वाली होती है 7 7 7 7, और फिर कोई एक बहुत अच्छा बंदा होता है जिसने 10 मार्क्स लिए होते हैं। अगर हम इस डाटा को ग्राफ में एक्यूमुलेट करें तो 0 वाले कितने हैं? थोड़े से हैं। 2 और 4 वाले थोड़े ज़्यादा हुए, 7 वाले बहुत ज़्यादा हुए, और फिर 10 वाला एक ही है। यहाँ 10 मैंने लिखा, यहाँ 7 लिखा, यहाँ 0 2 4 लिखा। तो डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? डाटा 7 के आसपास इकट्ठा हो रहा है, 7 के आसपास आपकी ज़्यादातर फिगर्स पाई जा रही हैं। तो मोटे अल्फाज में, मतलब ज़रा अगर जनरल बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी ये होती है कि हम देखते हैं कि आमतौर पर डाटा किस जगह इकट्ठा हो रहा है, किस जगह एक्यूमुलेट हो रहा है, और इससे सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मीडियन, मोड, मीन वगैरह। एक एक करके हम सारे देख लेंगे। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है मीडियन। मीडियन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था। मीडियन होता है
सबसे मिडिल वाली वैल्यू। कोई डाटा आपके पास गिवन है, जैसे पिछला जो बार चार्ट वाला सवाल था, एक तरीका तो ये था कि हम गिनना शुरू कर दें कि शुरू वाली वैल्यूज़ कितनी है, आखिरी वाली वैल्यूज़ कितनी है, लेकिन वो तरीका फारिग था, मैंने भी कोशिश की और हार मान ली और फिर ऐसे फॉर्मूले से ही किया। अब इसका ऑफिशियल फॉर्मूला क्या है? इसका एक नहीं, इसके दो फॉर्मूलेज हैं, डिपेंड्स ऑन आप किधर यूज़ करेंगे। एक तरीका आपके पास है अनग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा किस तरह का होता है? मैंने उठा के नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5, ये अनग्रुप डाटा है। इसका कोई मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनी हुई, कोई ये पाई चार्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा डाटा ही है। तो इससे हम किस तरह एनालाइज करेंगे, कैसे हम हिसाब लगाएंगे इसका मीडियन क्या है? तो इसका तरीकाकार होता है पोजीशन ऑफ द मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस पे अगर हम लगाएं फॉर्मूला 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं। अच्छा 5 वैल्यूज हैं, यानी कि 5+1/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू। इसको आप 3 नहीं पढ़ेंगे, सब थर्ड वैल्यू पढ़ेंगे। तो थर्ड वैल्यू क्या है? 1 2 3 3 आपका मीडियन है। ग्रुप डाटा का मीडियन निकालने का तरीकेकार ये है। लेकिन अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, आपके पास प्रॉपर डाटा आ जाए, उसका आप क्या करेंगे? उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला होगा। ये रहा फॉर्मूला, ज़रा नोट कर लें। हम भी इसे लिख लेते हैं बोर्ड के कोने पे। -CF, सॉरी सिग्मा एफ था यहाँ, डिवाइडेड बाय F इंटू C। हाँ भाई, सब हमने फॉर्मूलाज नोट कर लिए अपने फॉर्मूले वाली जगह पे। मिट क्यों नहीं रहा? हाँ भाई, फॉर्मूला सही लिख लिया हमने, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू सी एल प्लस। एनीवे, ये हम बाद में देखते हैं। पहले हमारे पास फॉरन से एग्जांपल आ गई, मीडियन निकालें इस डाटा का। आपके पास डाटा है 22 18 19 24 19 21 20। अच्छा, अब ये ग्रुप डाटा तो नहीं, तो अनग्रुप डाटा है, ऐसे हम अनग्रुप डाटा से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। तो सबसे छोटी फिगर आपके पास कौन सी है? 18, फिर है 19, 19 एक दफा है कि दो दफा है? 19 दो दफा है। फिर क्या है? एक दफा ही है। फिर आखिर पे 24 है, 23 कोई भी नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला था? n+1 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई, फोर्थ जी। नहीं, परफेक्ट अरेंज अगर नहीं होगा तो हम परफेक्ट अरेंज करेंगे। जैसे कि डाटा आपके पास अरेंज नहीं है, इससे हमने पहला स्टेप इसके ऊपर क्या लगाया? ऐसे अरेंज किया खुद, तो हमने यही करना है। अनग्रुप डाटा आपको अरेंज फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो फोर्थ आपके पास फिगर आ गई, 20 आपके पास होना चाहिए मीडियन इन नंबरों का जो आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या 20 ही है? लेट्स सी। अरेंज द फिगर्स इन द मीडियम इनटू, मतलब मिडिल वैल्यू, और ये आपके पास आ गया 20 आपका है मीडियन, फोर्थ आइटम। नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल उसकी ग्रुप डाटा की। तो इससे पहले कि हम एग्जांपल देखें, वापस चल के देखते हैं कि आपको एग्जांपल में चाहिए क्या क्या। तो L% क्या होती है? L इज सॉरी परसेंटेज नहीं, L परसेंटेज चैप्टर 5 में होती है। L इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होती है अभी देख लेते हैं। लोअर बाउंड्री आप माइंड में रखें, सिग्मा एफ। इस जो समय अगर आप पहली दफा देख रहे हैं, इसे कहते हैं सिग्मा। इसे आप इस तरह लिख सकते हैं या जिस तरह बुक में लिखा हुआ है। सिग्मा का मतलब होता है सम, तो सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसीज का सम। सी एफ आपको आपने कल भी पढ़ा था चैप्टर 7 में कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं। पिछली सारी आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते आते हैं तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। और फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। आगे एफ एफ फ्रीक्वेंसी, सी इज साइज ऑफ द मीडियन क्लास। कीपिंग दिस इन माइंड, बल्कि अभी हम याद ना भी करें, हम वापस ये देख लेंगे, अभी इतनी जल्दी हमें इसे याद नहीं करना। जल्द वापस जाते हैं हमारे डाटा की तरफ। मीडियन क्लास आपकी कौन सी है? आपकी वाली क्लास जो कि आपका मिड में आती है। अब आप ग्रुप डाटा का एक हिसाब कैसे लगाएंगे कि आपका कौन सी चीज़ मिड में आ रही है? इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा हिस्टोग्राम। वैसे आप ज़बानी भी कर सकते हैं। टोटल आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है? 25, आपके पास है 50।
तो 50 को पहले आप अनग्रुप डाटा समझ के इसका निकालें मीडियन के, आपका मिडिल किसके आसपास आना चाहिए, तो 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास क्या बनेगा 25.5, तो तकरीबन मतलब 25th टर्म के आसपास। तो 25th टर्म जो है वो किधर फॉल कर रही होगी, क्या वो इधर होगी, नहीं, क्या वो इधर होगी, नहीं, 17 से ज्यादा है, क्या वो इधर होगी, हाँ जी वो इधर होगी, 17 से 35 के बीच में। ये वाला कॉन्सेप्ट किस सबको समझ आ गया। अगर हम इसे ग्राफ के थ्रू बनाना सीखें, हमारे पास इस तरह की ये बल्कि इसका ग्राफ आई थिंक बना भी होगा, हाँ जी ग्रुप में बुक ने ग्राफ भी बनाया हुआ है, ये इसी का ग्राफ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कल हमने देखा था, इसे ओजाइव कहते थे कि जीरो पे, जाहिर सी बात है जीरो है, जब आपकी 5 आपका वो हुआ, मतलब 5 आपने क्लास क्रॉस की, 5 और 10 कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। बिटवीन 5 और 10 कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो बिटवीन 5 और 10 कितने लोग हैं, ये जीरो से थोड़ा सा ऊपर है, 2 लोग हैं। अगली बाउंड्री आपके पास क्या है, बिटवीन 10 और 15, ये अब आपका कम्युलेटिव चूके है, तो अब आपका आंसर आना चाहिए 17, तो आपका 17 पे जाके दूसरी बाउंड्री खत्म होगी। ये चेक करें, 20 से थोड़ा सा कम, 17 पे बाउंड्री खत्म हुई। अगली बाउंड्री आपकी क्या है, बिटवीन 20 और 25, और ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी 15 और 20, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी जाएगी 35 तक, तो ये 35 तक जा रही है, हाँ जी जा रही है, ये चेक करें यहां तक ही आ रहा है। तो एग्जैक्टली अब हमने देखना क्या है, हमने ढूंढना क्या है, हमें चाहिए 25वीं वैल्यू, इसका मीडियन कहां फॉल कर रहा होगा, 25 किधर है, बिटवीन 20 एंड 30, 25 यहां है, ये इस पॉइंट पे, तो ये कौन सी बाउंड्री है, बिटवीन 15 एंड 20, तो बिटवीन 15 एंड 20 आपकी होनी चाहिए, एक मिनट, 25 वहां इधर है, बिटवीन 15 एंड 20, तो ये आपके पास है 15 एंड 20, तो ये आपके पास आ गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने का तरीका, हम सारे सेम पेज पे हैं कि नहीं, 2 तरीका है, एक तो ये कि हम ज़बानी देख लेंगे 25.5 किधर फॉल कर रहा होगा, जो कि हम कर सकते हैं। इस हमारे पास ये ना भी होता, हम देखें 25.5 किधर फॉल कर रहा होगा, ऐसी बात है 17 और 35 के बीच में ही कर रहा होगा। और हमारे पास ग्राफ भी अगर हम खुद एक रफ सा बना लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वाली जो है आपकी बाउंड्री है, इसके बीच में आपकी मीडियन फिगर फॉल करी होगी। तकरीबन 25 इधर है, तो इस वाले डब्बे में ये आपकी मीडियन क्लास है। अब तक हमने सवाल सिर्फ आधा भी नहीं सॉल्व किया, हमने सिर्फ ये देखा है मीडियन क्लास कैसे होती है, हमने कैसे आइडेंटिफाई करनी है। डाटा में हमारे पास लिखा था मीडियन क्लास कौन सी है, लेकिन हमें खुद सीखना आना चाहिए। एग्जाम में हमें नहीं गिवन होगा मीडियन क्लास कौन सी है, हमने खुद ढूंढनी है। सो एनीवे हमारे पास ये डाटा गिवन है, मीडियन क्लास ये रही। अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एल क्या था, वापस जाके ज़रा दोबारा याद कर लें। L इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास भला क्या है, क्लास बाउंड्री ये है ना 15 से 20, तो लोअर बाउंड्री कौन सी है, ऐसी बात है 15, इसकी अब हमें जरूरत नहीं रही। 15 प्लस सिग्मा एफ, तो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम क्या है 50, लेकिन 50 नहीं लिखना, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय 2, मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं 25, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 35। एक मिनट, मीडियन क्लास की हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, अगर आप वापस याद करें, आप उसने हमसे कहा था सी एफ इज इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। हमें मीडियन क्लास से पिछली फ्रीक्वेंसी चाहिए विच इज 17 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास आपके पास क्या है 35 मल्टीप्लाई बाय सी। सी क्या था, किसी को नहीं याद, कोई मसला नहीं, दोबारा देख लेते हैं। ये आपके पास है डाटा, एक दफा फिर तसल्ली कर लें। एल इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, हाँ जी हमने देख ली। सिग्मा एफ इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सी एफ इज इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और सी इज द साइड ऑफ द मीडियन क्लास। क्या हमने डाटा सही लिख लिया सर? ये 35 के बजाय वो 18 नहीं आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मांगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास अभी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हमारी क्या है, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, यहाँ 18 ही आएगा। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमने यहाँ लिखा 18। हाँ भाई दोबारा देख लें, क्या कोई इसमें और एरर तो नहीं है। लोअर बाउंड्री सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय 2, ऐसे नहीं लिखना, माइनस सी एफ बिफोर द मीडियन क्लास,
फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और सी साइज ऑफ द मीडियन क्लास। अगर यहाँ तक हमने सब सही है तो अब हम कैलकुलेटर पे सब कुछ लिखेंगे तो हमारी मीडियन आ जाएगा ग्रुप डाटा का। हाँ भाई कैलकुलेटर वालों, एक आवाज़ कहती है कि ये कम से कम 2 शहादतें आ जाए तो हम आगे चलते हैं। क्या कोई और कैलकुलेटर आज लाए ही नहीं? तो क्या मतलब अकाउंटिंग अब बगैर कैलकुलेटर के करते हैं? बड़ा दुख की बात है यार, अकाउंटिंग की तो कैलकुलेटर यहाँ यूज़ होता है। एनीवे हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर है 17.222 और बुक का आंसर है 17.2। हम तकरीबन सही पहुंच गए। ये था हमारा मीडियन। नेक्स्ट आपके पास है मोड। मोड कैसे निकालते हैं? मोड अनग्रुप डाटा निकालना तो बहुत आसान है। आप सिंपली देख लेते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है, वो आपका मोड होता है। तो बुक में फॉर्मूला जाहिर सी बात है इसलिए कोई नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको ज़बानी बता दिया। आपने सिंपली ये ढूंढना है कि कौन सी फिगर बहुत ज़्यादा दफ़ा आ रही है। अब यह ट्रिकी चीज़ ये है कि जैसे बुक वाली एग्जांपल हम बाद में देखते हैं, खुद एक फॉर्मूला वैल्यूज़ अज्यूम करते हैं 1 2 3 4 5 पिछली एग्जांपल की तरह ही। इसमें से बताएं मोड कौन सा है, कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है? कोई भी नहीं है। अच्छा अगर मैं लिखूं 1 2 2 3 3 4 5, इसमें मोड क्या है? 2 और 3 एक भाई ने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ गए। अब आपसे ये मतलब कौन से आपसे खेला जाता है कि आपसे या तो आपको दिया जाता है कि डाटा 1 2 3 4 5 इसमें कौन सा मोड है, आपने लिखना है कि कोई मोड नहीं है। ऐसा हो सकता है कि डाटा का कोई मोड ना हो, जिसकी एग्जांपल आपके सामने ये है। यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है मोड निकालो, आप कहेंगे कि देयर इज नो मोड। और अगर आपके पास इस तरह का डाटा आता है कि एक से ज़्यादा नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, या चलें इससे भी एक स्टेप आगे चलते हैं। मैं लिख रहा हूँ 1 2 2 2 3 3 4 5, मोड क्या है? 2। वेरी गुड। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा दफा आ रहा है। अगर तो एक ही दफा सबसे ज्यादा दफा आ रहा है, 2 3 दफा आ रहा है, तो 2 मोड है। लेकिन अगर कोई नंबर 2 2 दफा आ रहा है, 3 भी 2 दफा आ रहा है, आपने ये नहीं कहना कि 2 मोड है या 3 मोड है, या 3 बड़ा है इसलिए मोड है, या 2 छोटा है इसलिए मोड है। दोनों मोड्स हैं। आप लिखेंगे 2 इज द मोड एंड 3 इज द मोड। आपके पास मल्टीपल मोड्स भी हो सकते हैं। और ये था इसका सारा अनग्रुप डाटा का कॉन्सेप्ट। ग्रुप डाटा के लिए वंस अगेन जी, मल्टीपल मोड्स की कोई लिमिट होती है? नहीं, मतलब वो डाटा आपके पास अनग्रुप कितना है उसमें आप गिन लेंगे कौन सा नंबर सबसे ज्यादा दफा आ रहा है, दैट इज। तो ये अगर सारे नंबर 2 दफा रिपीट हो 1 1 2, आप कहेंगे सारे मोड्स है, 1 भी मोड है 2 भी मोड है, बस ये गिनना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है। सो ये था आपके पास अनग्रुप मोड। बुक की एग्जांपल भी देख लेते हैं 22 18 19 24 19 21 20। कोई ऐसा नंबर जो 2 दफा आ रहा हो? 19 2 दफा आ रहा है, हमने कह दिया 19 मोड है। और ग्रुप डाटा के लिए आपके पास क्या होगा? वंस अगेन आपको चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मोड का क्या है? L प्लस आगे प्लस था या माइनस था? प्लस था। हाँ भाई फॉर्मूला हमने लिख लिया। क्या फॉर्मूले में हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की? Fm माइनस F1 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2। सब ने फॉर्मूलाज वाली जगह पे फॉर्मूलाज होपफुली लिख लिए होंगे। इसमें हम देख लेते हैं हमें क्या कुछ चाहिए। लोअर बाउंड्री हमें निकालना आ गई थी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, और C इज द साइज ऑफ द मीडियन क्लास। सो मॉडल क्लास को निकालने का क्या तरीक़ाकार है? सिंपल सी बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा फिगर्स आ रही होंगी वही मॉडल क्लास होगी। तो ये 18 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है, 18 आपकी मॉडल क्लास है। और बाकी चीज़ें हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आपका मोड निकल आएगा। हाँ जी, क्या डाटा है आपके पास? सबसे पहले आपको चाहिए लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास कैसे निकली है? सबसे मोड क्या होता है? जहाँ सबसे ज़्यादा फिगर्स आ रही हो। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी जहाँ सबसे ज़्यादा फिगर्स आ रही होंगी? तो वो क्या है? 18।
मोड क्या होता है? द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ डेटा इज कॉल्ड। ठीक है, अगर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कोई है उसका हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू किस उसमें आ रही होगी? जहाँ बहुत सारी फिगर्स होंगी, जहाँ सबसे ज़्यादा रिपीटेड फिगर्स होंगी, तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड फिगर्स कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली उसमें होंगी? जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी या सबसे ज़्यादा होगी, या एवरेज होगी, मीडियन आसपास होगी? ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास में? वेरी गुड, 18 है हमारी मॉडल क्लास। अच्छा एक मिनट, अगर हम बुक की इंग्लिश भी पढ़ लें, फॉर ग्रुप डाटा मॉडल क्लास इज द वन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लें किधर है। अच्छा जी, 18 आपके पास थी लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। नेक्स्ट आपको चाहिए FM जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो 15 प्लस FM 3 जगह आ रहा है, तीनों जगह लिख लें 18, 18 माइनस 18 माइनस और 18 माइनस। नेक्स्ट आपको चाहिए F1 विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास। तो बिफोर क्या है? मीडियम क्लास कैसे निकाली जाती है? मीडियन क्लास के मॉडल क्लास। जो ये L है सर, हाँ, ये कैसे पता चलता है कि ये लोअर? 15 एंड 20। तो आपके पास दो बाउंड्रीज हैं, इसमें से छोटी बाउंड्री कौन सी है? ऐसे पता लगता है। चलें कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। आपको अगर लोअर बाउंड्रीज में इशू आ रहा है, कोई मसला नहीं, कोई और अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। ये रही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बताएं मीडियन मॉडल क्लास कौन सी है? 27। इसमें मीडियन क्लास कौन सी, वो हम ज़बानी नहीं हिसाब लगा सकते, हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले कि टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है। टोटल फ्रीक्वेंसी है आपके पास 100 का आपका 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करना है, आपके पास आंसर आएगा 55th वैल्यू। तो आपकी जो मीडियन क्लास होगी वो 55th वैल्यू के आसपास होगी। अब बताएं 55th वैल्यू किधर होगी, उसके लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना लेते हैं। 13, 22, 27, 19, 13, 6। यहां कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 13। यहां कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 25। 25 प्लस 27 52, 52 प्लस 19 71, 71 प्लस 13 84 और 84 प्लस 6, ये तो 90 बन रहा है। मैंने खैर एनीवे जो भी है, हमें चाहिए 55.5। तो 55.5 किधर फॉल कर रहा होगा? 52 से आगे, 71 से पीछे। तो ये हमारी 19 जहां लिखा है ये हमारी होगी मीडियन क्लास। क्लैरिटी? चलें 50.5 है तो ठीक है, यू आर राइट। 50.5 किधर फॉल करेगा? बिटवीन 25 एंड 52। हमारी ये वाली जो है, ये वाला एरिया हमारा है 52 से पहले पहले वाला, वो हमारा आ जाएगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में कोई इशू? और आखिरी चीज क्या थी जो भाई ने हमें आइडेंटिफाई कराया कि लोअर बाउंड्री हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो लोअर बाउंड्री 27 की क्या है? ठीक है, तो शुरू में जो वैल्यू लिखी होगी 520 से लेके 540, तो 520 आपकी है लोअर बाउंड्री। ये तरीके का था मीडियन और मॉडल क्लास निकालने का। वापस गए अपने मेन सवाल की तरफ जो हम सॉल्व करना चाह रहे थे। फॉर ग्रुप डाटा, ले जी ये था हमारा डाटा। 18 माइनस हमें चाहिए थी बिफोर द मीडियन क्लास, आपके पास है 15। 2 दफ़ा आना है F1, 2 दफ़ा लिख दें। 18 माइनस 15, 18 माइनस 15, ब्रैकेट क्लोज, बीच में आना है प्लस। और आपको चाहिए F2। F2 क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, ये आ जाएगा 12। और ये सारा का सारा किससे मल्टीप्लाई होगा? C आपके पास क्लास बाउंड्री क्या है? 5। कैलकुलेट कर लें। बीच में लाइन भी लगा दी डिवीजन वाली। हाँ भाई कैलकुलेटर वालों, एक भाई कहते हैं कि आंसर यही है, कोई एक और बंदा भी, अच्छा कैलकुलेटर है एक बंदे के पास, मैं किससे उम्मीद लगाऊं। खैर एनीवे 16.67 हमारा मोड है। 16.67 वो फिगर है
जो कि आपका ग्रुप डाटा में, ज़रूरी नहीं है कि कोई फिगर 16 भी हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि 16 के आसपास जो है वो 17 हमारा मोड होगा, तो 16.67 बुक के मुताबिक भी आपका मोड है। नेक्स्ट, मोड का एक और तरीकाकार आपको बुक ने बताया यूजिंग हिस्टोग्राम्स, लेकिन वंस अगेन अब चूँकि हिस्टोग्राम्स हम इतने एक्यूरेट नहीं बना सकेंगे उसमें एग्जाम में, इसलिए बेहतर यही है कि हम फॉर्मूला माइंड में रखें। फॉर्मूले से हम बिल्कुल एक्यूरेट 16.67 आंसर निकाल रहे हैं, जबकि अगर हमने इतना खूबसूरत अगर हिस्टोग्राम बना भी लिया तो बताएं 15 और 20 के बीच में यहाँ लाइन लगी है, आप कैसे पहचानेंगे कि 15.6 है या 15.4 है? तो बेहतर है कि फॉर्मूला पे फोकस रखा जाए। नेक्स्ट, मीन और एवरेज। एवरेज, आप लोग अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने फिगर बहुत दफ़ा ये लफ्ज़ सुना होगा, इस बैट्समैन की एवरेज 50 है। तो एवरेज 50 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि पक्की बात है कि बैट्समैन आएगा और एवरेज 50 नंबर बना के 50 रन बना के जाएगा। 50 का मतलब ये है कि आमतौर पे कोई 40 से लेकर 60 तक 70 तक इतना कुछ स्कोर कर लेता होता है। अगर किसी बंदे की एवरेज ही 12-15 है, इसका मतलब ये है कि या वो 0 पे आउट हो जाता है या वो 20-25 रन बना के जाता है, मतलब इसके आसपास रहता है। तो मीडियन, मीडियन तो पीछे चला गया, मीन को एवरेज भी कहते हैं। आमतौर पे किसी डाटा का मिड पॉइंट, एक मीडियन और एवरेज में क्या फ़र्क है? मीडियन होता है एग्जैक्ट मिड पॉइंट, कि उसने, अगर हमने मीडियन किसी का निकालना होगा, हम उसके आज तक उसके सारा स्कोर पकड़ेंगे और देखेंगे इसने सबसे मिडिल वाला स्कोर कौन सा किया था, जबकि मीन आपको ये बता रहा है कि वो आम तौर पे यूजुअली कितना स्कोर करता होता है। तो तरीक़ेकार इसका वंस अगेन आपके पास, पहले बात तो ये कि जो थोड़ा सा आपको बुक मिसगाइड कर रही है, ये आपको सिंपल मीन या अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला बताया जा रहा है। मीन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ग्रुप डाटा का और अनग्रुप डाटा का। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? वो जो मैंने अभी सिंपल बात की कि किसी चीज़ का आम तौर पे क्या स्कोर होता है, जिसकी सबसे एग्जांपल आसान ये समझने की, क्रिकेट की एग्जांपल ले लें। बैट्समैन आता है, सामने लिखा आता है टोटल स्कोर क्या है, एवरेज क्या है। बॉलर्स की भी एवरेज होती है। बॉलर्स की एवरेज क्या होती है कि आम तौर पे ये बंदा कितना स्कोर खाता है इससे पहले कि वो कोई विकेट ले ले। तो मतलब एवरेजेस से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इस बंदे की बैटिंग या बॉलिंग की क्या परफॉर्मेंस है। तो आते हैं फॉर्मूला की तरफ। अनग्रुप, इससे पहले कि हम बुक वाली फिगर्स लें, हम अपना खुद फिगर अज्यूम करते होते हैं, विच इज़ 1 2 3 4 5। तो अनग्रुप डाटा क्या है? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा एक्स क्या है? इन सारों का सम कर लें, और एन आपके पास क्या है? गिन लें कितनी सारी फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 फिगर्स हैं। सिग्मा आपके पास क्या होगा? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 होता है 3। तो 3 आपके पास सबसे मिडिल वाली फिगर आपका एवरेज है। अब यहाँ मीडियन भी 3 है और एवरेज भी 3 है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मीडियन और एवरेज सेम हो। मीडियन और एवरेज अक्सर जगह सेम नहीं होता। ये तो आपके पास अनग्रुप्ड का डाटा। ग्रुप्ड के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, वो जब आपके पास ग्रुप डाटा आएगा तब देख लेंगे। सॉल्व करते हैं बुक की एग्जांपल्स। कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग टर्म्स। मीन निकालना है इन सारे नंबरों का। तो पहले गिन लें कि n क्या है, कितने सारे नंबर आपके सामने? नंबर्स हैं आपके पास 7, और सिग्मा x क्या है वो हमें सम करना पड़ेगा। तो जो भी नंबर आएगा उसका हम डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। 22, 18, 19, 24, दोबारा से 19 + 21 + 20। आंसर आया 143। 143 डिवाइडेड बाय 7 से आपका मीन आ जाना चाहिए। क्या बुक का आंसर भी इससे को मिलता जुलता ही है? 20.4 हमारा भी यही है, 20.4। तो ये था अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन निकालने का अनग्रुप्ड डाटा के केस में तरीकेकार। नेक्स्ट आपके पास आ गया फॉर ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला तो हमने साइड पे लिखा ही नहीं। सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। सिग्मा fx क्या और सिग्मा x क्या चीज है? सिग्मा x मीन्स सम ऑफ ऑल वैल्यूज और x बार मीन्स मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। तो यहां आपको इतना अच्छा नहीं एक्सप्लेन किया गया। वापस अपने ग्रुप डाटा के टेबल की तरफ ही आते हैं। तो ये आपके पास आ गया टेबल।
क्या कुछ आपके पास गिवन है? मंथली सैलरी 5 से लेके 10, 10 से लेके 15। अब यहाँ आपको निकालना है एक्स, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। अब ये कॉलम आपको बुक ने वैसे ही हेल्प करने के लिए दिया हुआ है, एग्जाम में आपको ये वाला कॉलम खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसे आप फिलहाल अपना टाइम बचाने के लिए तो नहीं इग्नोर कर रहे, लेकिन ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा? आपने मिड पॉइंट निकालना है। अच्छा, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? 10 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 15 + 10 डिवाइडेड बाई 2। आपने इनका मिड पॉइंट निकाल लेना है कि 20 से लेके 30 का मिड पॉइंट क्या है, तो 27.5, 32.5। एक्स का आपने कॉलम बना लेना है, फिर एफ का कॉलम आपको गिवन होगा सवाल में, और आपने निकाल लेना है एफ एक्स। तो अवाम कहती है कि समझ नहीं आया, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो डाटा साइड पे रखें, आप देखें आपको चाहिए क्या। कुछ आपको चाहिए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकालना बहुत आसान है, आपको सवाल में गिवन होगा कि टोटल फ्रीक्वेंसी है कितनी, 2, 15। आपके पास आ गया सिग्मा एफ 50। नेक्स्ट आपको चाहिए सिग्मा एफ एक्स। एफ को मल्टीप्लाई करें एक्स से और उन सारों का सम ले लें। एफ तो आपके पास वंस अगेन गिवन होगा। एक्स कहां से आ रहा है? एक्स आपके पास आ रहा है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। वो कैसे आ रहा है? आपके पास 2 क्लास बाउंड्रीज हैं, मतलब हर क्लास में आपके पास 2 बाउंड्रीज है। एक आपके पास बाउंड्री है 5 से लेके 10, एक आपके पास बाउंड्री है 10 से लेके 15। तो इनका आपने एवरेज किस तरह निकालना है, मिड पॉइंट कैसे निकालना है? 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2। एक दफा कैलकुलेटर पे करके देखें क्या आता है। 15 डिवाइडेड बाई 2 क्या 7.5 नहीं होता? क्या 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5 नहीं होता? आपके पास आ गया x। सो x को आपने मल्टीप्लाई करना है f से, तो इस केस में आपके पास था x 7.5, f था आपके पास 2। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कॉलम इग्नोर करें, ये कॉलम आपने खुद प्रिपेयर करना होगा। सो एक काम करते हैं, कर लेते हैं प्रिपेयर। 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5। f क्या है? ये है x। 2, 15, 8, 18, 12 to 1, 18, 12 to 1 भी कोई है? अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, ठीक है। अब एफ एक्स हम खुद बना रहे हैं, बुक की तरफ नहीं देख रहे हैं, हालांकि वो हमें बना बनाया मिला हुआ है। 7.5 2 ज़ा क्या होता है? 15। 12.5 15 ज़ा क्या होता है? 187.5। 17.5 18 ज़ा क्या होता है? 315। 22.5 × 12 ज़ा क्या होता है? 270। 27.5 2 ज़ा होता है 55 और 32.5 1 ज़ा होता है 32.5। इन सारों का सम करें। 15 + 187.5 + 315 + 270 + 55 + 32.5 होता है 875। ले जी, अब हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है कि अगर ये कॉलम हमें ना भी गिवन हो तो हम इस काबिल हैं कि ये कॉलम खुद बना सकें। आपके पास ये जो चीज़ है इसे आप प्यार से क्या कहेंगे? इससे आप कहेंगे एफ एक्स, और इन सारों के सम को आप कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। हाँ भाई, अब क्या करना रह गया? बस इन दोनों को डिवाइड करना है। सिग्मा एफ एक्स आपके पास था 875, सिग्मा एफ आपके पास था 50, आपके पास आ जाएगा मीन। ले जी, 17.5 आपका है मीन, और ये था अरिथमेटिक मीन का तरीकेकार। आगे आपको कुछ और तरह के मीन भी दिखाए जाएंगे। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि आपको, अच्छा ये मजे का कॉन्सेप्ट है। एक तो होता है मीन, डाटा आपने सारा देख लिया और आपने हिसाब लगाया कि इसका एवरेज क्या है। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन होता है कि मीन का भी मीन निकालें, तो वो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन होता है। पहले इसके साइड पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल देखेंगे। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है? मीन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ए, ये सारा का सारा ब्रैकेट में, प्लस मीन ऑफ बी इंटू एन ऑफ बी, कितने बी पाए जा रहे हैं, डिवाइडेड ऑफ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। हाँ जी, क्या ऐसा ही फॉर्मूला है?
हाँ जी, फॉर्मूला सबने नोट कर लिया होगा होपफुली। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट, आर यू ओके? ओके ओके, अच्छा जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दो तरह के ग्रुप्स के गिवन है और आपको मीन स्कोर गिवन है। मीन स्कोर का मतलब ये कि आमतौर पे ये लोग 60 नंबर लेते होंगे 100 में से, जबकि ये वाला जो ग्रुप है ये लेता होगा 70 नंबर। अब आपको चाहिए कि अब आपको मीन का भी मीन लेना, फॉलोइंग इज अबाउट द एवरेज। तो मीन का मीन आप किस तरह लेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है। तो फॉर्मूले में आप क्या वैल्यूज पुट करेंगे, मीन ऑफ ए। मीन ऑफ ए क्या था 60 इंटू एन ऑफ ए, कितने सारे ए वाले लोग थे 1200, प्लस मीन ऑफ बी था 70 और कितने लोग थे ये 400, डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी 1200 प्लस 400। कैलकुलेट कर लें, एवरेज का भी एवरेज निकल आएगा 60 इंटू 1200 प्लस 70 इंटू 400 कैलकुलेटर वाला भाइयों। एक भाई ने शहादत दी 62.5, क्या कोई और भी इससे एग्री करेगा? निकाल लो जल्द, यही है। काफ़ी लोगों ने कह दिया, बुक ने भी कह दिया, तो हमने मान लिया कि यही है। नेक्स्ट आपके पास है वेटेड अरिथमेटिक मीन। इससे पहले कि हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करें, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरू में हल्की सी माजरत, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गंदा है, लेकिन आई एम श्योर आप लोग एंजॉय करेंगे। एक कोई बंदा था, उसकी थी 3 सहेलियाँ। उसने लेकिन शादी किसी एक से ही करनी थी, तो उसने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किससे करूं। फिर उसने एक टेबल बनाया, उसने कहा कि बात करते हैं लुक्स की। तो जो ये है, अच्छा नहीं, उसने 3 मतलब एट्रीब्यूट्स माइंड में रखे, लुक्स, पैसे उसके पास कितने हैं, और एटीट्यूड, उसका अखलाक, उसकी तमीज़। उसने कहा कि जो नंबर 1 है खातून, उसकी लुक्स माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, पैसे उसके पास थोड़े कम है और तमीज़ भी उसे थोड़ी बहुत है। एटीट्यूड में उसने उसे मार्क्स दिए 7। जो मैडम नंबर 2 है, वो देखने में इतनी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से पैसा बहुत है। और नहीं, थोड़ा सा ऐसे स्विच करते हैं, पैसा शक्ल भी थोड़ी बहुत है लेकिन पैसे थोड़े कम है। और एट द एंड जो मैडम जी हैं, शक्ल नहीं, पैसे थोड़े बहुत हैं, लेकिन माशाल्लाह पेरेंट्स ने बहुत अच्छी तरबियत की है। तो अगर हम स्कोर निकालें तो तीनों का क्या निकलेगा, 9। वंस अगेन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, बहुत बुरी बात है किसी को लुक्स वगैरह पे स्कोर देना। तीनों का स्कोर निकलता है 21। उसने एवरेज लिया 21 डिवाइडेड बाय 3, तीनों का एवरेज आ गया 7। अब वो बंदा परेशान है, मैं क्या करूँ? तो इस केस में आप वेटेड अरिथमेटिक मीन नामी एक कॉन्सेप्ट माइंड में आता है कि आपको जिस एट्रीब्यूट पे, जिस चीज की वैल्यू आपकी नजर में ज्यादा है, आप उसे स्कोर असाइन कर देते हैं। उस बंदे ने फिर नेक्स्ट स्टेप ये उठाया कि भाई एवरेज तो सबका 7 आ रहा है, मैं इस तरह डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे वेट चाहिए, मुझे चाहिए कि किस चीज को मैं कितनी वैल्यू देता हूं। तो उसने कहा लो जी, अब वेटेड मेथड से एवरेज निकालते हैं। मेरे लिए लुक्स की अहमियत नहीं है, शक्ल जैसी भी हो चलेगा। वेट, W का एक कॉलम आगे बना। उसने कहा कि मेरे सामने लुक्स की वैल्यू है 0। फिर उसने कहा मनी, उसने कहा पैसे अगर हों तो अच्छी बात है, मनी को मैं दे रहा हूं वेट 2। और उसने फिर ये कहा कि भाई एटीट्यूड मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तमीज़ होनी चाहिए, पैसे हो या ना हो, शक्ल हो या ना हो। एटीट्यूड को मैं वेट दे रहा हूँ 5। अब ये जो वेट है, इससे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है सारे एट्रीब्यूट्स को, तो आपके पास नया स्कोर क्या बनेगा, XYZ। 0 से मल्टीप्लाई होके तीनों चीज़ें 0 हो जाएंगी, 2 से मल्टीप्लाई होके 5 2 10,
9 2 18, 7 2 14 और ये 5 से मल्टीप्लाई होके 35, 5 5 25 और 9 5 45। लो ले जी स्कोर दोबारा कर लें। 45, 18 + 25 43 और 14 + 45 59। अब हम एवरेज ना भी निकाला है, हमें साफ पता लग रहा है कौन विनर है। सो वेटेड अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी हमने सवाल नहीं सॉल्व किया है, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि हम पहले हिसाब लगाते हैं कि किस चीज़ की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है और फिर उस चीज़ को करते हुए हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। फॉर्मूला इसका लिखें सिग्मा W × x डिवाइडेड बाय सिग्मा W। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी एक सीरियस एग्जांपल की तरफ। ये था किसी दो स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी का स्कोर। एक ने मैथ्स में 20 नंबर लिए, दूसरे ने मैथ्स में 70 नंबर लिए, एक ने आर्ट में 0 मार्क्स लिए, एक ने आर्ट में 70 नंबर लिए। लेकिन अब यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना है हमें कौन सा चाहिए। दोनों के 220 मार्क्स थे, एवरेज लेने का कोई फ़ायदा नहीं होना। तो अब यूनिवर्सिटी ने ये हिसाब लगाया कि हमारे लिए किस चीज़ की कितनी वैल्यू, उन्होंने वेट्स लगा लिए वंस अगेन। तो मैथ्स की वैल्यू ज़्यादा थी क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं, और आर्ट की वैल्यू थी 0। अब क्या करना है, सिग्मा W × x वेट से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट ए की आपकी एवरेज क्या निकलेगी, ए की हम निकाल रहे हैं 5 × 20 प्लस 4 × 50 प्लस 2 × 80 प्लस 70 × 0 हम ना भी लिखें खैर है, और आगे टोटल है। तो डिवाइडेड बाय सिग्मा W आपके पास क्या आएगा, 5 + 4 9, 9 + 2 11। ले जी निकाल लें एवरेज। ठीक है, और दूसरे बंदे का आपके पास वेटेड अरिथमेटिक किस तरह आप निकालेंगे, 5 × इसने मैथ्स में नंबर लिए 70 प्लस 4 × 80। हम आगे कैलकुलेट ना भी करें, हमें साफ पता लग रहा है कि इस बंदे ने जीत जाना है। 2 × 50 और 0 × हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 × 0 होता है 0, कुछ भी मल्टीप्लाई होकर होता है 0। कैलकुलेट कर लें 50 × 70 प्लस 40 × 80 प्लस 2 × 50 7070। यूनिवर्सिटी की नज़र में कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा काम का है, यूनिट नंबर बी, स्टूडेंट बी। तो इस यूनिवर्सिटी की नज़र में मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आर्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था। स्टूडेंट 8 ने सारे नंबर लिए हुए थे आर्ट में, तो उसका फ़ायदा उसे कोई भी नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी की नज़र में स्टूडेंट बी ज़्यादा अच्छा बंदा है। बुक का आंसर क्या है, 42 और 70। हमारा आंसर क्या है, 42 और 70। आगे चलें, ज्योमेट्रिक बस थोड़ा सा रह गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, ज्योमेट्रिक मीन होती है परसेंटेजेस या किसी रेशो का मीन। मतलब अब तक हम लेते आ रहे थे नंबर्स का मीन, स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन जब आपका परसेंटेजेस की बात हो रही है कि कोई चीज़ एक साल में 10% महंगी हुई, फिर दूसरे साल में 50% महंगी हुई, परसेंटेजेस की जहाँ बात हो रही है उसके हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के होते हैं 2 अदद फार्मूलाज, आप दोनों याद रख सकते हैं या कोई एक याद रख सकते हैं। हम लिख लेते हैं दोनों ही। एक तो आपके पास तरीक़ेकार है और दूसरा आपके पास तरीक़ेकार है n डिवाइडेड बाय बुक ने कुछ और वर्डिंग यूज़ की होगी, मैं सिर्फ एंड और स्टार्ट लिख रहा हूँ। बुक ने लिखा है वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड और वैल्यू एट द स्टार्ट। अब क्या तरीक़ेकार इसका होगा, एग्जांपल से देख लेते हैं। अब प्रॉपर्टी इंक्रीज बाय वैल्यू बाय 10% इन ईयर 1, 50% इन ईयर 2 एंड 30% ईयर 3। बस इतना ही है, हाँ जी इतना ही है। अब इसे हम दोनों तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। तो
डाटा आपके पास क्या है, इंक्रीज का। इंक्रीज का डाटा आपके पास हमेशा परसेंटेजेस में होता है। तो हमारे पास क्या इंक्रीज की परसेंटेज है, 10%, 50% एंड 3%, 30%, 10, 50, 30। तो तरीक़ेकार पहला तो ये है कि अंडर रूट एन इंटू x1 इंटू x2 इंटू x3। अब अंडर रूट 1 किस तरह आता है अगर कोई मुझसे पूछे, तो अगर आप कैलकुलेटर की तरफ अपने गौर से देखें तो जो बीच में एक सर्कल वाला होता है उससे बिल्कुल डाउन राइट इधर एक बटन होगा जिस पे कुछ इस तरह का डायग्राम बनी होगी। हाँ भाई मिल गया कैलकुलेटर वाला। वंस अगेन लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है तो वो इस डायग्राम को माइंड में ले आए, ये आपने ढूंढनी है अपने कैलकुलेटर पे जिससे आप ये लिख सकेंगे ये इस तरह की फॉर्म में। तो आपने कैलकुलेटर पे लिखना है अंडर रूट 3 इंटू x1 आपके पास था 1.1 इंटू x2 आपके पास है 1.5 इंटू 1.3। ये तो था पहला तरीक़ेकार। अभी हम आंसर देखने से पहले ऐसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे कि वैल्यू एट द स्टार्ट और वैल्यू एट द एंड। अच्छा, उसके लिए हमें वैल्यू एट द स्टार्ट गिवन नहीं है, वैल्यू एट द एंड गिवन नहीं है, तो हम क्या करें, हम वैल्यू एट द स्टार्ट खुद अज्यूम कर लेते हैं। मैंने अज्यूम किया कि किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। प्रॉपर्टी थी, आप लोग बताएं कितने की थी, 10 करोड़। बहुत ज़्यादा जीरोस लिखने मेरे कैलकुलेटर पे, थोड़ी सस्ती कर लें, 1 करोड़ कर लें। चलो यार एक सिंपल फिगर रखते हैं, 1 मिलियन, 10 लाख। 1 मिलियन थी उसकी स्टार्टिंग वैल्यू। अब ये है आज की वैल्यू। एक साल बाद इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 10% से, तो आपके पास आएगा इंटू 1.1। इसकी वैल्यू हो जाएगी एक साल बाद 1.1 मिलियन। डबल 1 ईयर 2 50% इंक्रीज आएगा तो 1.1 मिलियन डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1.5 आपके पास आएगा 1.65 मिलियन। और ईयर 3 आपके पास कितना आएगा, 30% इंक्रीज है, 1.3, 2.145 मिलियन। ले जी, आपके पास आ गई जो 3 साल के बाद की वैल्यू। अब आपने कैलकुलेटर पे क्या लिखना था, अंडर रूट एन यानी कि अंडर रूट 3 वैल्यू एट द एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द स्टार्ट। एंड वैल्यू एट द एंड क्या थी, 2145000 डिवाइडेड बाय स्टार्ट में क्या वैल्यू थी, 1 मिलियन। कैलकुलेट कर लें। हाँ जी, क्या कुछ ऐसा ही नहीं आंसर आ रहा। तो इससे हमने क्या सीखा, ये दोनों फॉर्मूलाज काम के हैं। एंड अगर आपको परसेंटेजेस गिवन हो तो आपके पास ये फॉर्मूला काम आएगा, और अगर आपके पास वैल्यूज गिवन हो कि अभी ये वैल्यू है, आखिर में ये वैल्यू थी, तो आपके पास ये फॉर्मूला काम होगा। इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि दोनों फॉर्मूलाज काम के हैं, दोनों अपने माइंड में रखने हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन। किसी सिचुएशन में कोई फॉर्मूला ज़्यादा काम का होता है, किसी सिचुएशन में दूसरा। बुक के नज़दीक आंसर क्या है, 29%। हमारे नज़दीक क्या आंसर है 28.9%, जो कि 29% ही होता है। तो एवरेज था 29%। ये यूनिट ख़त्म कर लें, फिर अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा सा रह गया, आप 1 मिनट। ये यार ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, ये यूनिट 2 अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा। एक सवाल है यार। अच्छा जी, हार्मोनिक मीन के बारे में बुक ने खुद ही ये कह दिया कि ये मीन ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इट इज़ नॉट मच यूज़फुल बट इज़ यूज़फुल इन वर्किंग आउट एवरेज स्पीड्स। ये सिर्फ एवरेज स्पीड का अगर आपके पास सवाल आ जाए, आपने यूज़ करना है। फॉर्मूला इसका क्या है, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला है, n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x। अच्छा जी, कहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ करना था, एवरेज स्पीड निकालने पे क्या हमें चाहिए, n चाहिए हमें और 1/x चाहिए। डाटा हमारे पास क्या गिवन है एग्जांपल में,
एक कोई गाड़ी चलती है कराची से लाहौर पे, एवरेज स्पीड उसकी होती है 60 किलोमीटर पर आवर और वापस वो आती है 40 किलोमीटर पर आवर पे, तो n तो आपके पास आ गया 2। सिग्मा x क्या आएगा, तो ये आपके पास आएगा 1/60 प्लस 1/40। कैलकुलेट कर लें। सिग्मा कैलकुलेटर पे आप थोड़ी लिखेंगे, तो मैं आपको बताने के लिए लिखा था। सिंपली आपने सम कर लेना है 1/60 का और 1/40 का। ये थी आपके पास हार्मोनिक मीन। ये आपने कहाँ यूज़ करना था, ये आपने यूज़ करना था स्पीड निकालने के लिए। तो ये था आपका यूनिट 1। हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, होपफुली मतलब समझ भी आया होगा। घर जाके से प्रॉपर रिवाइज कीजिएगा। मतलब कल तक जो हो रहा था वो हंसी मजाक था, लेकिन अब बाकी स्टेट शुरू हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो अब ज़रा सीरियस होकर इसे पढ़ना है। आज के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को।